आप सुन रहे हैं गोवा गलाटन उपन्यास का भाग 4। दोनों की निगाह स्वयं दरवाजे की ओर उठी। चौखट पर आशीष पाटिल खड़ा था। आई एम सॉरी, अभी लौटा। वारदात की खबर लगी तो रूह कांप गई। कोई कुछ नहीं बोला। किसने करी ये नापाक हरकत? कुछ नहीं पता। अभी पुलिस से आ रही है, बड़े अफसर आएंगे तब पता चलेगा। आप हॉस्पिटल जा सकते हैं हेमंत के पास? उसने पाटिल से पूछा। इधर तुम संभाल लोगी? हाँ, दिक्कत होगी तो फ़ोन करूँगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। लेकिन वो पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर जाने देगा? आने पर कोई पाबंदी नहीं तो जाने पर हुज्जत कैसी? इधर से जाओ। लारा ने पिछली दीवार में बने बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो दरवाज़ा खोलकर वहाँ से निकल गया। पीछे जीत सिंह ने नया सिगरेट सुलगा लिया। इंस्पेक्टर पहुँचा। उसका नाम जोकम फर्नांडिस था। उम्र में कोई 50 साल का था, लेकिन एथलीट जैसी फुर्तीला और फिट था। उसने धीरज से अपनी मातहत सब इंस्पेक्टर से रिपोर्ट हासिल की। टोनी पचेरो का बयान सुना, जो कि कहता था कि गोली दरवाजे के पास से चली थी और ज़रूर बद्रीनाथ ने चलाई थी। बद्रीनाथ कौन? सब इंस्पेक्टर ने उसे बताया और इंस्पेक्टर के तलब करने पर उसे बुलाया गया। पहले इंस्पेक्टर ने लारा से तहकीकात करी। लारा ने उसे बताया कि वो ऑफिस में थी और उसे नहीं मालूम गोली किसने चलाई, लेकिन उसने साथ में ये भी बताया कि उसे पक्का यकीन है कि ये हरकत बद्रीनाथ की नहीं है। लारा ने जीत सिंह की तरफ इशारा किया। हो तो तुम हो बद्रीनाथ? इंस्पेक्टर जीत सिंह को सर से पांव तक निहारता हुआ बोला। जीत सिंह ने सहमति में सर हिलाया। बोलने में प्रॉब्लम है कोई? यस सर, मैं बद्रीनाथ। बहुत चर्चा हो रही है तुम्हारे यहाँ। साहब, मेरी बदकिस्मती। तो आपका कहना है, बल्कि दावा है कि ये इस शख्स की हरकत नहीं? उसने लारा से पूछा। जी हाँ। आपको कैसे मालूम? आप तो यहाँ ऑफिस में थी। क्योंकि मेरे को मालूम मेरे जेठ विष्णु कामले पर गोली क्यों चली। क्यों चली? लॉरेंस बरगांजा के हुक्म पर। जी, ये तो सबको ही मालूम है इंस्पेक्टर साहब कि लॉरेंस बरगांजा मेरे हस्बैंड हेमंत कामले के पीछे पड़ा है, क्योंकि मेरा हस्बैंड अपने सिविल इंजीनियर की हैसियत से बरगांजा के जितने भी गलत काम हैं रोड कंस्ट्रक्शन के ठेके के पीछे, उन्हें दूर करने के लिए उस घोटाले और हेरा फेरी के बारे में एक्सपोज करने का अल्टीमेटम दिए हुए है। तो हस्बैंड को? लेकिन गोली तो उसके बड़े भाई विष्णु कामले पर चली, हस्बैंड पर क्यों नहीं? शायद मेरे हस्बैंड के धोखे पर चली, क्योंकि वो दोनों एक जैसे लगते हैं। कमाल है, बड़ा गंभीर इल्ज़ाम लगा रही हैं आप। लारा परे देखने लगी। आप मेरी तरफ देखिए। उसने गर्दन घुमाई। आप जो कह रही हैं सोच समझ कर कह रही हैं? हाँ। इसे साबित कर सकती हैं? नहीं। तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। उस गैंगस्टर के खिलाफ कुछ भी कहना ठीक नहीं। मैं कुछ साबित नहीं कर सकती, लेकिन कर सकती होती तो क्या आप उस पर हाथ डालने की मजाल करते? उसे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने का हौसला दिखा पाते? अव्वल तो ऐसा आप करते नहीं। करते तो आपकी वर्दी कहीं खूंटी पर टंगी होती। इंस्पेक्टर का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं आपसे फिर बात करूंगा, तुम आओ मेरे साथ। जीत सिंह हड़बड़ाकर तुरंत उसकी समझ में नहीं आया कि इंस्पेक्टर उससे मुखाबित था। इंस्पेक्टर ऑफिस से बाहर निकला तो जीत सिंह उसके पीछे हो लिया। हॉल में वो सब इंस्पेक्टर मेधे के पास पहुंचा। सब इंस्पेक्टर के पास उस घड़ी टोनी पचेरो और उसका अनाम जोड़ीदार खड़े थे। जीत सिंह पर निगाह पड़ते ही अनाम जोड़ीदार ने खंजर की तरह एक उंगली जीत सिंह की तरफ भौंकी। यही है जी वो, इसी ने चलाई गोली। साला जानबूझकर ड्रामा कर रहा था, खामोखा भाव खा रहा था। पता नहीं सिक्ख्या पढ़ाया था या सच में उसे कोई मुकालता था। वेट, तभी बोलना जब बोलने को कहा जाए। उसने अनिच्छा से सहमति में सर हिलाया और चुप हो गया। मेरे को एक प्राइवेट टेलीफोन कॉल करने का, मैं भी बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक तुम सब होल्ड रखना। इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर मेधे की तरफ घूमकर बोला। यस सर। इंस्पेक्टर लंबे डग भरता बाहर की ओर निकल गया। सब इंस्पेक्टर ने अजीब निगाह से जीत सिंह की ओर देखा। हाँ, बरगंजा का नाम उछाला ना, इसलिए इंस्पेक्टर साहब को प्राइवेट करके अर्जेंट कॉल लगाने का, अभी साहब को क्लियर करने का ना कि केस उघाड़ना कि ढकना। सब इंस्पेक्टर ने घूर कर उसे देखा। जीत सिंह ने लापरवाही से कंधे उचकाए। तुम समझते हो साहब बरगंजा को फ़ोन करने गया है? क्यों, तुम्हारा कोई अलग ख्याल है?
ज़बान पे काबू रखो वरना पछताओगे। जीत सिंह परे देखने लगा। 5-6 मिनट बाद इंस्पेक्टर वापस लौटा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। तो इंस्पेक्टर टोनी पचेरो उसके जोड़ीदार की तरफ घूमा। तुम्हारे ख्याल से इस आदमी ने, उसने जीत सिंह की ओर इशारा किया, गोली चलाई थी? बरोबर, मेन डोर पर से। वो टेम यही था, उधर सबसे आगे। टोनी से पहले अनाम जोड़ीदार बोला। इंस्पेक्टर टोनी पचेरो की तरफ घूमा। तुम बोलो। बोले तो मैं इसके हाथ में गन तो नहीं देखा, बट आई एम श्योर यही फायर किया। इधर ये मेन डोर से भीतर आया, उधर गोली चली। आगे यही कि मेरे को गन दिखाई नहीं दी, पर मेरे को पक्की गोली इसी ने चलाई। गोली डोर पर से चली तो इसी ने चलाई। वो टीम ये डोर पर था। बाकी एक सरदार बाद में आया इसके पीछू। अब्राहम भी यही बोलता है। अब्राहम कौन? ये मेरा जोड़ीदार। अच्छा, और तुम? टोनी पचेरो। तुम इसको जानते हो? नहीं, ज़्यादा नहीं। डे टाइम में ये इधर गलाटा करता था, इंसल्ट करा के आया। अभी इंसल्ट का बदला लेने लौटा ना। बॉस, यही डेंजर भीड़ हूँ। अब्राहम नाम का टोनी का जोड़ीदार बोला। गन इसके पास से बरामद हुआ। एसआई साहब कंफर्म किया ना, गोली उसी गन से चला। क्या मांगता तुमरे को? साला पॉकेट में गन लेकर चलता है, यही काफ़ी इसको फिट करने वास्ते। गन साला कोई चिंगम का पैकेट किसी के भी पॉकेट में होएगा। कोई पीछे से गन मेरी पॉकेट में सरकाया। जो किया वो सिख ने किया, जो एंड मेरे पीछे था। जीत सिंह भड़का। सब स्टोरी है। बॉस अपनी करतूत को छुपाने के लिए कुछ भी कह सकता। क्यों तू मेरे पीछे पड़ा है? जीत सिंह ने कलप कर कहा। मालूम तेरे को, जमा तू ही शूटर, टोनी धूर्त भाव से बोला। जीत सिंह ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। कुछ क्षण खामोशी रही। स्टेशन हाउस चलना होगा। क्यों? डिटेल्ड स्टेटमेंट के लिए। मैं गिरफ्तार नहीं? जीत सिंह ने घबरा गया। अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा हुक्म नहीं हुआ। किधर से? साहब, आपको मालूम है किधर से? बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहे हो तुम, अंजाम बुरा होगा। जीत सिंह खामोश हो गया। अभी मेरे को एक ही काम है, मेरे को इस केस को हल करना है। इसके लिए मेरे को किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं। अंडरस्टैंड? जीत सिंह ने कठिन भाव से सहमति में सर हिलाया। आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने बताया ना आपको, ये बेगुनाह है। वारदात से इसका कोई वास्ता नहीं। लारा ने कहा। ये गिरफ्तार नहीं है मैडम, इसे फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए स्टेशन हाउस ले जाया जा रहा है बस। लेकिन आप चाहें तो साथ चल सकती हैं। नो। तो फिर तुम चलो। जीत सिंह इंस्पेक्टर उसके साथ आए, माथातों के साथ हो लिया। जीत सिंह को थाने ले जाया गया, जहां उसे फिर एसएचओ इंस्पेक्टर जोकम फर्नांडिस के हवाले किया गया। इंस्पेक्टर उसे बड़ी सभ्यता और शालीनता से पेश आया, लेकिन सवाल खोद खोद कर पूछे। नतीजन जीत सिंह को उसे अपनी लॉरेंस बरगैंजा की चंद घंटों की मुलाजमत के बारे में बताना पड़ा। पुरजोर तरीके से इस बात का जिक्र करना पड़ा कि अब वो बरगैंजा की तरफ नहीं, कामले परिवार की तरफ था। इसलिए उन लोगों में से किसी के खिलाफ भाईगिरी दिखाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर मैंने गोली चलाई होती, जीत सिंह फरियाद सा करता बोला, तो क्या मैं ये काम करने के बाद भी वहीं टिका रहता? तो क्या अपने टारगेट को खुद मैं अटेंड करता? इंस्पेक्टर की भवें उठी। जनाब, किसी से भी पहले गोली खाकर सर्विस काउंटर के पीछे ढेर हुए विष्णु कामले के पास मैं पहुंचा था। मैंने ही 100 नंबर डायल करके पुलिस को खबर करी। आप इन दो बातों की तस्दीक कर सकते हैं। बरामद गन को सीरियल नंबर मिटाकर गैर कानूनी हथियार बताया जा रहा है। क्यों मैं वारदात के बाद भी ऐसी फौजदारी को अपने पास रखे रहता? क्यों नहीं मैं फ़ौरन गन से पीछा न छुड़ाता, जैसे कि असली शूटर ने छुड़ाया? उसने छुड़ाया? हाँ जी, बराबर। तभी तो गोली चलाकर गन मेरी जेब में डाल दी। तुम्हारे ख्याल से गोली तुम्हारे पीछे मौजूद सिख ने चलाई? मेरे ख्याल से नहीं साहब, मेरा यकीन है उसी ने चलाई, लेकिन वो सिख नहीं था। कोई अपनी असल सूरत छुपाने के लिए सिख बना हुआ था, और ये मेरा मजबूत ख्याल है। कौन? जवाब से आप भड़केंगे तो नहीं साहब। बोलो। कोई ब्रैगेंजा का हिटमैन। वो एक काम था जिसके लिए पहले मेरे को चुना गया था। मैंने नक्की किया तो किसी और को दिया गया ये काम। मुझे ब्रैगेंजा से अपने कन्फ्रंटेशन के बारे में और बताओ, डिटेल से और शू से। जीत सिंह ने शू से बताया कि कैसे कैसीनो कोकीरो का भी जिक्र आया, और इस बात का भी जिक्र आया कि वो कैसीनो में 44,000 रुपये जीता था। बदनसीब जुआरी का भी जिक्र आया, जिसकी लाश एक्सप्रेस वे पर पड़ी पाई गई थी।
लेकिन ऐसा कोई संकेत देने से परहेज़ किया कि उसको बरगेंजा के हुक्म पर लाश बनाया गया था। जब विस्तृत जिक्र था तो उसने ये बात भी नहीं छुपाई कि बरगेंजा से उसे एक गन भी हासिल हुई थी, जो उसके मुलाजमत से नकी बोलने पर वापस ले ली गई। वैगनार कार का भी में उसकी प्राप्ति का जिक्र किया। अच्छा ये बताओ, तुम हर वक्त गॉगल्स क्यों लगाते हो, गोल्फ कैप क्यों पहनते हो? बस ऐसी फैशन के लिए पहनता हूँ, आप कहेंगे तो अभी इन चीज़ों को कूड़ेदान में फेंक देता हूँ। यहाँ पर क्या कर रहे हो? टूरिस्ट हूँ, सैर तफरी के लिए आया हूँ। पोंडा में क्यों? ऐसी। इंस्पेक्टर उसके जवाबों से संतुष्ट दिखाई देता था। अगर तुम्हारी फ़ोटो निकाली जाए, फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं तो ऐतराज़? बिना गिरफ्तारी के? हाँ। ऐतराज़ चलेगा? नहीं। करोगे तो यही काम गिरफ्तारी दिखाकर किया जाएगा। फिर साहब, ऐतराज़ का क्या मतलब? एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं। ठीक है फिर। उसकी फ़ोटो निकाली गई, 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए। अब जा सकते हो। थैंक यू। चैन की सांस लेता जीत सिंह बोला, लेकिन हाँ, गायब होने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा किया तो तुम खुद केस को पेचीदा करोगे। साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। बाद में पकड़े जाने पर किसी हमदर्दी, किसी रहम पर तुम्हारा कोई दावा नहीं होगा। मैं समझता हूँ बॉस। मोबाइल है? हाँ। कागज़ पर उसका नंबर, मुंबई का पता लिख कर जाओ। जीत सिंह ने वो दोनों काम किए और वहाँ से निजात पाई। सोमवार 1 जून। विष्णु कामले की बाबत अगला सारा दिन सस्पेंस में गुजरा। आधी रात को हुई इमरजेंसी सर्जरी में उसके जिस्म में से गोली निकाली गई। डॉक्टर साहिबान उसकी हालत के बारे में कोई पक्की रिपोर्ट जारी करने को तैयार नहीं थे। शाम को आखिर उन्होंने रिपोर्ट जारी की। विष्णु कामले लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर था और अभी अगले 72 घंटे तक खतरे से बाहर नहीं था। फैमिली ने दुहाई दी थी क्योंकि उसके कत्ल की कोशिश नाकाम रही थी, इसलिए वो कोशिश फिर हो सकती थी। गोली के शिकार ने अपने पर गोली चलाने वाले को पहचाना तक हो सकता था और ये बात शूटर के जहन पर भी दस्तक दे सकती थी। लिहाजा उसकी कोशिश विष्णु कामले का हमेशा के लिए मुंह बंद करने के लिए हो सकती थी। पुलिस को वो दुहाई कबूल हुई। हॉस्पिटल में उसकी सुरक्षा के लिए 2 सशस्त्र पुलिसकर्मी तैयार किए गए। रात 11 बजे जीत सिंह का मोबाइल बजा तो उसे दूसरी, पहली से ज़्यादा हौलनाक खबर सुनने को मिली। हेमंत कामले रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। एक वैगनार उसे रौंदती हुई गुजर गई थी। जिस हॉस्पिटल में बड़ा भाई पिछली रात से ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा था, अब 24 घंटे बाद उसी अस्पताल की मोर्ग में छोटे भाई की लाश पड़ी थी। पुलिस उसको एक्सीडेंट बता रही थी, हिट एंड रन का केस बता रही थी, लेकिन मरहूम की बेवा पुकार पुकार कर कह रही थी कि लॉरेंस बैगेंजा के इशारे पर उसका कत्ल हुआ था। कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस की निगाह में वो शोक संतप्त विधवा का प्रलाप था, जो वक्त के साथ अपने आप ठंडा हो जाता। जीत सिंह को भी पूरा यकीन था कि वो कत्ल था, जो कि बैगेंजा के इशारे पर हुआ था। आधी रात के करीब हॉस्पिटल के वेटिंग हॉल में जीत सिंह की लाड़ा से मुलाकात हुई। उसी घड़ी आशीष पाटिल उसके साथ था। लाड़ा की ऐसी हालत थी कि देखी नहीं जाती थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। जीत सिंह पर निगाह पड़ते ही वो हिचकियाँ लेकर फिर रोने लगी। जीत सिंह भी द्रवित हुए बिना न रह पाया। बड़ी मुश्किल से वो लाड़ा का रुदन बंद करा पाया। क्या हुआ था? हेमंत बाहर क्यों गया था? मुझे सब कुछ तफसील से बताओ। किसी सरकारी आदमी का, जो अपने को राज्य के मुख्य सचिव का पीएस बताता था, उसका फ़ोन आया। उसने बोला कि मुख्य सचिव पोंडा में थे और राष्ट्रपति को हेमंत के शिकायत के मामले में हेमंत से मिलना चाहते थे। कहाँ पर? वो सर्किट हाउस में, जहाँ की वो मुकाम पाए थे। कब? रात को 10 बजे। और फ़ोन कब आया था? 9:35 पर। तो ऐसे आनन फानन मुलाकात किस लिए? वो पीएस करके जो बोला, कहता था कि मुख्य सचिव को तभी टाइम था क्योंकि कल सुबह उन्हें पणजी के लिए निकलना था। और फिर वो फ़ौरन तैयार हुआ, अपनी कार निकाल ली और सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गया। मुख्य सचिव से मुलाकात हुई? नहीं, उससे पहले हादसा हो गया। कैसे? वो तो अपनी कार पर था। रास्ते में उसकी कार बिगड़ गई। पुलिस को बिगड़ी हुई कार खड़ी मिली थी। कहते हैं कि पेट्रोल की सप्लाई लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। कार बिगड़ जाने पर जाहिर है कि सर्किट हाउस का बाकी का रास्ता हेमंत ने पैदल तय करने का फैसला किया होगा। रात का वक्त था, कोई टैक्सी ऑटो नहीं मिला होगा और फिर यह हादसा हो गया। वाक़ये का एक गवाह पुलिस को मिला है। नाम ओलिवर सिल्वा बताता है। पुलिस कहती है कि हादसे के वक्त वो सड़क पर अपनी कार का पंचर पहिया बदल रहा था।
उसे हेमंत को खाली सड़क पर पैदल जाते देखा था। फिर पीछे से एक सफ़ेद वैगनार आई थी, जो कि वो कहता है कि बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी। उसकी रफ्तार की वजह से सिल्वा ने समझा था कि वो हेमंत के बाजू में पहुंचकर उसको लिफ्ट देना चाहती थी। लेकिन लेकिन वो कहता है कि हेमंत के पीछे पहुंचकर एकाएक वैगनार ने तेज स्पीड पकड़ी और हेमंत को रौंदती हुई गुजर गई और वो फफक फफक कर रोने लगी। हौसला रखो प्लीज़। और कोई बात? जीत सिंह ने उससे पूछा। ये सब एक साजिश के तहत हुआ है। साजिश? यकीनन। बाद में पुलिस की पूछताछ से पता लगा कि राज्य का कोई मुख्य सचिव सर्किट हाउस के मुकाम में नहीं आया था। किसी ने मुख्य सचिव के नाम और ऊंचे रुतबे का बेजा इस्तेमाल किया। हेमंत को रात की उस घड़ी घर से निकालने का इस्तेमाल किया। पर उसे क्या मालूम था कि हेमंत की कार आधे रास्ते बिगड़ जाएगी? जीत सिंह ने प्रतिवाद किया। उसी ने कार के साथ छेड़छाड़ की, फ्यूल पाइप को यूं लूज कर दिया कि कार रोड पर आने से थोड़ी देर बाद हिलडुल से झटकों से अपनी जगह से हट जाता, इंजन को फ्यूल सप्लाई कट जाती और कार रुक जाती। दूर की कौड़ी है, लेकिन हो सकता है यही हुआ, वरना कार क्या कातिल की सहूलियत के लिए रास्ते में बिगड़ती? हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, यकीनन नहीं हो सकता। एक्सीडेंट के उस नापाक मिशन के तहत वो बाकायदा बिगाड़ी गई। एक्सीडेंट करने वाले को मालूम था कि सर्किट हाउस को जाती हुई उस सड़क पर रात की उस घड़ी टैक्सी ऑटो नहीं मिलता था। बड़े आराम से उसने पैदल चलते हेमंत को अपनी कार के नीचे कुचल दिया और भाग गया। ये इत्तेफाक था कि सड़क पर उस घड़ी ओलिवर सिल्वा नाम का शख्स अपनी कार का पंचर पहिया बदल रहा था। उसने वो ज़बरदस्ती का एक्सीडेंट देखा, वरना हमें तो पता ही नहीं लगा होता कि क्या होता, कौन हेमंत को कुचल गया। उसे इस बात की पक्की गारंटी है कि कार वैगनार थी? हाँ, पुलिस कहती है। पूरे विश्वास के साथ वो बोलता है कि हादसा करने वाली कार, हेमंत को रौंदने वाली कार वैगनार थी। सफ़ेद? नंबर देखा? हाँ। और जो देखा वो ज़बान पर नहीं आता। लाना तो पड़ेगा। बताओ क्या देखा? ड्राइवर को देखा, जो कि रात की उस घड़ी भी गॉगल्स पहने था, सर पर गोल्फ कैप लगाया था। उसके चेहरे पर चंद दिन की ग्रोथ दाढ़ी थी। ये बात इसलिए ज़बान पर नहीं आती क्योंकि वो मैं था। अब मैं क्या बोलूँ? तुम्हें यकीन है कि वो मैं था? नहीं, एक सफ़ेद वैगनार ब्रेगेंजा की मिल्कियत कल मेरे पोजीशन में थी। ऐसा है तो ये बात भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। कोई हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। कल आदर्श में कोशिश की गई कि गोली चलाने वाला मैं साबित हो पाता। आज उसी कोशिश को दूसरे तरीके से फिर दोहराया गया है। ओलिवर सिल्वा के बयान के बिना पर पाटिल ने कहा, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ सकती है। मेरे को यही फिक्र सता रही है, लेकिन मेरा हादसे से कोई वास्ता नहीं। मैं सपने में भी लारा का कोई छोटा मोटा नुकसान पहुंचाने का ख्याल नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब क्या करोगे? पता नहीं क्या करूँगा। निकल लो यहाँ से। क्या? जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। कल जब मेरे को फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया जाएगा तो थाने से मेरी फ़ोटो निकाली गई थी, मेरी 10 उंगलियों के निशान लिए गए थे और मुझे वार्न किया गया था कि मैं यहाँ से ना जाऊँ। कोई बड़ी बात नहीं कि निकासी के रास्तों की निगरानी हो रही हो। मैं अगर ऐसी कोशिश करता थाम लिया गया तो मैं अपने गुनाह को खुद मुहरबंद करूँगा। ये हरकत किसकी हो सकती है? तो साफ है ब्रैगेंजा के इशारे पर हुआ, और इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। ब्रैगेंजा साफ हिंट देता था। हिंट क्या देता था? ऐलान करता था कि हेमंत कांबले बाज नहीं आएगा तो अंजाम बुरा होगा, जो कि आखिर हुआ। कुछ नया हुआ तो ये हुआ कि खामोखा मेरे को लपेटने की कोशिश की गई। पुलिस ने मेरे को थामा तो ये हिट एंड रन का नहीं बल्कि कत्ल का केस होगा, और मैं बहुत बुरी तरह नपूंगा। भारी पड़ी मेरे को ब्रैगेंजा से मुँह चोरी। अब अगर पुलिस आ गई। क्या? सब इंस्पेक्टर मेधे आ रहा है, साथ में 4 पुलिस हैं। हो गया काम। जीत सिंह को गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया। वहाँ उस पर औपचारिक रूप से कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। इस बार उसकी जामा तलाशी ली गई। तलाशी में बरामद तमाम साजो सामान, अंगूठी, घड़ी, बटुआ वगैरह, बतौर सबूत गोल्फ कैप और गॉगल्स भी कब्जे में लिया गया। इन सारी तमाम कार्रवाई के दौरान थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर जोकम फर्नांडिस कहीं नजर नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब नहीं दिखाई दे रहे? उसने पूछा। कल देंगे ना दिखाई, जी भर के देखना। अब तो इधर ही टिकने का है तुम्हें।
और जीत सिंह को हवालात में बंद कर दिया गया। हवालात 8x10 का एक कमरा था, जिसमें से एक लोहे की फोल्डिंग बेड था और छत से लटकता लोहे के शेड के नीचे जलता एक मरा हुआ सा बल्ब था। पीछे की दीवार कंक्रीट की थी, लेकिन आजू बाजू की दीवार लंबे सांचों का पर्दा था। बाईं ओर की वैसी ही कोठरी उस घड़ी खाली थी, लेकिन दाईं ओर की, जो कि साइज़ में डबल थी, आबाद थी। उसमें 3 आदमी बंद थे, जो कि हालत से भी पूरी तरह से टुन जान पड़ते थे और ज़रूर इसी वजह से पकड़ कर वहाँ लाए गए थे। उस बड़े कमरे में से स्टील की बेड थी, जिस पर वो पड़े थे और लगता था कि क़यामत के दिन तक नहीं उठने वाले थे। जीत सिंह ने जैकेट और जूते उतारे और बेड पर ढेर हो गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। मंगलवार 2 जून। उठ बे साले। एक डंडा उसके कूल्हे से टकराया। हड़बड़ा कर उसने आंखें खोली और कंबल सर से नीचे सरकाया। एक हवलदार उसके बेड के पहलू में खड़ा था और डंडे से उसकी पसलियों को ठोक रहा था। उठ के खड़ा हो, बेड से नीचे उतर। जीत सिंह को पलंग पर से उठाकर हवलदार उसकी जगह बेड पर सो गया और कंबल ओढ़कर लेट गया। जीत सिंह ने बाहर गलियारे की तरफ निगाह दौड़ाई। गलियारा खाली था। शायद वो हवलदार ही ड्यूटी पर था। उसे उठाकर बेड पर उसकी जगह ढेर हो गया। गलियारे में एक वॉल क्लॉक लगी थी, जिसके मुताबिक उस घड़ी सुबह के 3:45 बजे थे। वो कुछ क्षण बेड के पहलू में ठिठक कर खड़ा रहा, फिर सच में फर्श पर लेट गया। लेकिन माहौल में ठंडक की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। एकाएक उसे एहसास हुआ कि बगल की कोठरी में, जिसमें बेवड़े बंद थे, हलचल हुई। एक सिपाही उसका गलियारे का दरवाज़ा खोलकर एक नए आदमी को भीतर दाखिल कर रहा था। कोठरी में उस घड़ी में जो कुछ दिखाई देने लायक थोड़ी बहुत रोशनी थी, वो उनकी अपनी होने की जगह गलियारे में कहीं जलते बल्ब से आ रही थी। रोशनी कम थी और नीम अंधेरा ज़्यादा था। सिपाही के पास टॉर्च थी। तभी जीत सिंह को जान पड़ा कि वो नया आदमी कैसा है। लंबा, पतला, कद में 6 फुट से किसी कदर कम नहीं, चाल ढाल में एन वैसा जो अपने एक जोड़ीदार के साथ होटल डैफोडिल के सामने की कारें चेक करता फिरा था। नेताजी का आदमी, खास उसकी टोह लेने को मुंबई से आया नेताजी का आदमी हवालात में। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर उसने करवट बदली और धीरे से बेड के नीचे सरक गया। ऊपर लेटे हवादार के खर्राटे मध्यम पड़ने लगे थे। वो आंखें फाड़ फाड़ कर सीकचों के पार दूसरी बड़ी कोठरी में देख रहा था। क्यों था वो वहाँ? क्या उसकी वजह से? उस पर हाथ डाल पाने के लिए जानबूझकर उसने रात की उस घड़ी हवालात में अपना मुकाम बनाया था? अगर ऐसा था तो यकीनन वो बहुत ही जुगाड़ू आदमी था। लेकिन असल जुगाड़ू तो नेताजी था, जिसका कि वो चमचा था। अहम तरीन सवाल तो ये था कि उसे यही कैसे मालूम हुआ कि जीत सिंह हवालात में बंद था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में दोनों वहाँ थे। फिर वो बेवड़ों के साथ बंद किया जा रहा था। क्या वो भी बेवड़ा था? सुबह के 4 बजे जीत सिंह को वो बात हजम नहीं हुई। सिपाही कोठरी को वापस ताला लगाकर वहाँ से चला गया। अब सवाल ये था कि क्या वही शख्स इकबाल रज़ा था? होना तो चाहिए था। इकबाल रज़ा का पोंडा में लॉरेंस बरगेंज़ा के संपर्क में होना भी लाजमी था, क्योंकि और कहीं से उसकी जीत सिंह की किराए की आई टैंकी बाबत मालूम नहीं पड़ सकता था, और बरगेंज़ा को जीत सिंह की गिरफ्तारी की बाबत मालूम होना मामूली बात थी। आखिर वो उस शहर का मालिक था। वहाँ के हर सियाह सफ़ेद की खबर रखना उसका कारोबार था। कोई बड़ी बात नहीं कि जीत सिंह की गिरफ्तारी का हुक्म भी उसने जारी किया था, और ये इंतज़ाम भी ज़रूर बरगेंज़ा ने ही किया था कि इकबाल रज़ा वहाँ दाखिला पा सकता। निशब्द फर्श पर पड़ा जीत सिंह अब पलक बाजू की बड़ी कोठी में देखता रहा, जहाँ अब वो शख्स मौजूद था जो नेताजी के हुक्म पर उसके जल्लाद का रोल अदा कर रहा था। वो आदमी बुत की माफिक खड़ा था और उसी की तरह अब पलक उसकी कोठरी में देख रहा था। उसकी निगाह का मरकज़ जाहिर था कि बेड ही था, जिस पर सोए पड़े शख्स से उसका सरोकार था। जीत सिंह की लोहे की बेड सीकचों के साथ सटकर लगी हुई थी, और वो रेलवे की स्लीपर सीट्स की तरह सीकचों के साथ यूं वेल्ड हुई हुई थी। जब इस्तेमाल में ना लाई जाने वाली हो तो उसे नीचे उलटकर सीकचों के साथ लगाया जा सकता था। सीकचों के बीच का फासला कोई 5 इंच का था, यानी इतना काफ़ी था कि आदमी की बाँह उनमें से पार गुजर सकती थी। इकबाल रज़ा लंबा और पतला था, इसलिए उसके लिए तो ये काम और भी आसान था। सीकचों से पार बहाँ, हाथ में चाकू, एक बार क्या प्रॉब्लम थी? हवालात में चाकू के साथ दाखिल भी तो बड़े रसूख, बड़े जुगाड़ का काम था। 5 मिनट गुजर गए। दोनों तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। शिकारी ज़रूर सुनिश्चित कर रहा था कि शिकार सोया पड़ा था। दूसरी तरफ भी सीकचों के साथ वेल्ड हुई एक बेड लगी हुई थी, जो कि खुली थी और खाली थी। रज़ा दबे पांव चलता हुआ उस पर आन बैठा।
बेड के नीचे फर्श पर लेटा जीत सिंह करवट बदले अपनी एक बाह की ओट से अपलक उसे तकता रहा। उसे एहसास हुआ कि रज़ा अपनी पतलून पर एक पौंचा ऊपर चढ़ा रहा था। फिर अंधेरे में एक चमक पैदा हुई। चाकू, जो वो अपनी जुराब में छुपाकर एक पिंडली के साथ बांधकर हवालात के भीतर लाया था। गलियारे की अपर्याप्त रोशनी निश्चय ही क्षण भर को उसके फल पर से प्रतिबिंबित हुई थी। फिर हौले से उसने बेड को तनिक ऊंचा करके उसके दाएं बाएं के 2 पाए मोड़े, बेड को नीचे गिराया और सीखचों के साथ लग जाने दिया। अब वो सीखचों के ऐन करीब सरक आया था, बल्कि उनके साथ लगा खड़ा था। उसका चाकू वाला हाथ सीखचों के बीच में से पार निकला। जीत सिंह ने सांस रोक लिया। जो होने वाला था उसका उसे अंदाज़ा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उस घड़ी कुछ करना अपनी मौत को दावत देना था। नींद में बेसुध ऊपर लेटे हवलदार के कान पर जूं भी न रहती। रजा चाकू वाला हाथ सीखचों से पार फैलाए ठिठका खड़ा था। वहाँ की ना होने वाली जैसी रोशनी में वो महज एक साया लग रहा था, जिसकी सूरत देख पाना अंधेरे और उसकी वर्तमान पोजीशन दोनों वजह से मुमकिन नहीं था। चाकू फिर चमका। फिर एकाएक उसका चाकू वाला हाथ ऊपर उठा और वेग से नीचे गिरा। बेड एक बार जोर से हिला और फिर स्थिर हो गया। रज़ा सीखचों से परे हट रहा था। अब उसे इस साए की, जिसने अभी चाकू चलाया था, पीठ दिखाई दे रही थी। उसे बराबर एहसास हो रहा था कि साए के दोनों हाथ खाली थे। चाकू यकीनन ऊपर बेड पर लेटे हवलदार के जिस्म में पैबंद था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके मुंह से एक मामूली कड़हा तक नहीं निकली। ज़रूर चाकू इत्तफाकन सीधा दिल में धंस गया था और तत्काल उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। साया दबे पांव चलता कोठरी के पल्ले सिरे पर पहुंचा और वहां दीवार के साथ लगी बेड पर ढेर हो गया। जल्दी ही वो दीवार की तरफ मुंह किए लेटा यूं जाहिर कर रहा था जैसे सोया पड़ा हो। कितनी ही देर जीत सिंह खामोशी से सीखचों से पार उसकी पीठ को घूरता रहा। अब उसके सामने विकट समस्या थी। वो क्या करे? क्या शोर मचा दे कि हवलदार का कत्ल हो गया, वो भी हवालात में? नेताजी का नशंस चमचा रज़ा यूं जाहिर कर रहा था जैसे उस इतनी बड़ी वारदात से उसका कोई लेना देना ही ना हो। उसकी निगाह में ये जानना पुलिस की जहमत होगी कि कत्ल क्यों कर हुआ, किसने किया। किसने किया? उसी ने किया जो कोठरी में उसके साथ था। क्यों किया? हथियार कहाँ से लाया? तफ्तीश का मुद्दा था। जैसा निश्चिंत रजा था उससे साफ जाहिर था कि चाकू के मूठ पर उसकी उंगलियों के निशान नहीं मिलने वाले थे। वो क्या करे? उसने खामोश रहने का फैसला किया, सोने की कोशिश की। आइंदा 2 घंटे उसने सोते जागते गुजारे। कोई हवलदार का पता करने नहीं आया। रज़ा ने एक बार भी दीवार की तरफ से पीठ नहीं फेरी। फिर गलियारे में हलचल हुई। जीत सिंह को गलियारे में एक सिपाही दिखाई दिया। उसने बड़ी कोठरी का ताला खोला और दरवाज़ा एक बाजू सलकाया। मुराद अली, कौन है? किसी बेवड़े के जिस्म में हरकत नहीं हुई। दीवार के मुंह लेटे रज़ा ने करवट बदली। मैं है। चलो, तुम्हारी ज़मानत आई है। रज़ा ने सहमति में सर हिलाया, उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे के करीब वो ठिठका। स्वयं उसकी निगाह बाजू की कोठरी कर उठी। तत्काल उसके नेत्र फैले। वो बहुत चक्का सा उधर देखने लगा। उस घड़ी वातावरण में भोर का उजाला फैल रहा था और अब वहाँ रात जैसा अंधेरा नहीं था। इसी वजह से शायद उसे बेड के नीचे मौजूद जीत सिंह की मौजूदगी का एहसास हो गया था। चलो भाई, सिपाही उतावले स्वर में बोला। रज़ा के चेहरे पर घोर निराशा आई, लेकिन वो उसके साथ हो लिया। स्कीम अच्छी थी, जो पता नहीं रज़ा ने खुद गढ़ी थी या किसी और ने सुझाई थी। बाहर कहीं किसी बार में जानबूझकर कोई गलाटा किया, जिसकी वजह से पुलिस ने पकड़ा। थाने लाकर हवालात में बेवड़ों के साथ बंद कर दिया। जोड़ीदार को पहले से ही हिदायत थी कि दिन चढ़ते ही उसने उसका जमानती बनकर थाने पहुंच जाना था। जीत सिंह के कत्ल का मंसूबा कामयाब हो जाता तो खबर आम होने से कहीं पहले कातिल वहाँ से तो क्या गोवा से भी जा चुका होता। एक ये हवलदार उमाटे पता नहीं कहाँ चला गया। झूठी साला ऐसे होता है। गलियारे में चलता कोई सिपाही बड़बड़ा रहा था। फिर खामोशी छा गई। 7 बजे एक छोकरा चाय लेकर आया। साथ में रात वाला सिपाही था। ए उठ बे, चाय आई है। वो बैठ गया, मुंह करके बोला। खामोशी। साहब जी। छोकरा बोला। अब तेरे को क्या है? वो बेड के नीचे कोई है। नीचे? हाँ, कोई सोया पड़ा है। सिपाही ने झुककर बेड के नीचे झाँका। तो ऊपर कौन है? कोई तो है साहब जी। उसने कंबल खींचा। जो नज़ारा उसे दिखाई दिया उसके प्राण कांप गए। बेड पर हवादार उमाटे था। कंबल में पुरोया चाकू उसके दिल में धंसा था। उसकी पथराई आंखें छत की ओर उठी थी।
शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो मरा पड़ा था। उसने जूते की ठोकर मार कर बेड के नीचे लेटे जीत सिंह को सचेत किया। बाहर निकल। तू नीचे कैसे? वो हवलदार साहब का हुक्म था कि कमर सीधी करनी है, जबकि मारना चाहते हैं, इस वास्ते साहब ऊपर और मैं नीचे। ये तो मरा पड़ा है। क्या? हाँ देख, तूने घोपा इसकी छाती में चाकू। क्या बात करते हो साहब? पूरी जमा तलाशी के बाद मुझे बंद किया है, मेरे पास कहाँ से आया चाकू? और फिर मेरी हवलदार साहब से क्या दावत? पर तेरे सिवाय तो ये काम किसी का नहीं हो सकता। क्यों साहब? बगल में बड़ी कोठरी में इतने लोग हैं, एक को तो अभी थोड़ी देर पहले तुम ही लेकर गए थे, जिसका जमानती आया था। उधर से कैसे चाकू चल सकता है? क्यों साहब? सीखचों में इतना फासला है, क्या प्रॉब्लम है? मैं थानेदार साहब को खबर करता हूँ, हिलना नहीं इधर से। सिपाही सरपट वहाँ से भागा। एसएचओ के ऑफिस में उसके रूबरू जीत सिंह की पेशी हुई। इंस्पेक्टर जोकम फर्नांडिस कई क्षण अपलक जीत सिंह को देखता रहा। कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया। अपने आप हो गया? किसी ने तो किया, लेकिन वो कोई मैं नहीं था। तेरे सिवा तो कोठरी में और कोई नहीं था। बाजू की कोठरी में कई जने थे, सब टुन थे, दीन दुनिया से बेखबर। नहीं साहब, एक लंबा भीड़ू बाद में आया था, वो टुन नहीं था। तुझे कैसे मालूम? अपनी करतूत दूसरे के सर मर रहा है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे थाने के अंदर मेरा हवलदार मारा गया। मैं इस बात को लाइटली नहीं लूँगा। आप थाने के मालिक हैं, कोई भी रुख अख्तियार कर सकते हैं। तुम्हारी हवलदार से क्या दावत थी? साहब, मैं उसे जानता तक नहीं था, और मेरे पास चाकू होने का कोई मतलब नहीं था साहब। मेरी पूरी तलाशी ली गई थी, मेरा सारा सामान काबू में कर लिया गया था। लॉकअप की कोठरी में मेरे पास कहाँ से चाकू आता? और अगर मेरे पास चाकू था तो इसका मतलब तलाशी में कोताही हुई? ऐसा हो नहीं सकता। तो साहब, मेरे पास चाकू का क्या काम? इंस्पेक्टर ने फिर कुछ क्षणों से घूरा और उसे विचलित होता ना पाकर खफा हुआ। हवलदार तुम्हारे बेड पर क्यों था? हाकिम था साहब, हुक्म चलाया, बोला झपकी मारने का था, मुझे बेड से उठा दिया और बोला फर्श पे सो। तुम बेड में नीचे थे? हाँ जी, बेड के पास फर्श पर लेटा था। नींद में करवट बदली तो बेड के नीचे पहुंच गया। कैसे किसी ने हवलदार को चाकू मारा? साहब, दूसरी तरफ से, बड़ी कोठरी की तरफ से वो काम हुआ, और किस तरीके से हुआ ये मुझे नहीं मालूम। किसी ने सीखचों से हाथ पार करके हवलदार को चाकू मारा। साहब, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि किसने किया, तो उस लंबे भीड़ू ने जो बाद में आया था। आप जो जवाब तलबी मुझसे कर रहे हैं, उस लंबे भीड़ू से कीजिए। वो? इंस्पेक्टर के मुंह से निकला। गया? बढ़िया। उसकी हवलदार से क्या दावत थी? कोई नहीं, लेकिन शायद मेरे से थी। क्या मतलब? जनाब, आपके थाने में लॉकअप में असल में मेरे कत्ल की कोशिश हुई है। कातिल को नहीं मालूम था कि बेड पर कंबल ओढ़े मैं नहीं, आपका हवलदार पड़ा था। अंधेरे में उसको नहीं खबर लगी थी कि मैं बेड के नीचे था। अपनी तरफ से उसने चाकू का वार मुझ पर किया, लेकिन बदकिस्मती से शिकार हवलदार साहब उमाठे हुआ। तुम्हें क्यों? क्या पता क्यों। वो लंबा भीड़ू काबू में आए तो कुछ पता चले। तुम हो क्या भला? है क्या हिस्ट्री है तुम्हारी, जो किसी की तुम्हारे से ऐसी अदावत होगी कि तुम्हारा कत्ल करने तुम्हारे पीछे गोवा आ जाएगा? जनाब, मेरी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन दुश्मन सबके होते हैं, कोई मेरा भी था। तुम्हारा कौन था? पता नहीं। वो लंबा भीड़ू, तुमने उसे देखा था? लेकिन अंधेरे में साहब, मैंने उसे पहचाना नहीं था। तो तुम्हारा दावा है कि लॉकअप में असल में तुम्हारे कत्ल की कोशिश हुई थी? हाँ। हालात का इशारा साफ इस तरफ है। तुम्हारे पास चाकू कहाँ से आया? साहब, आप फिर वहीं पहुँच गए। जवाब दो। मेरे पास चाकू होने का कोई मतलब ही नहीं था। वो चाकू जो तुमने हवलदार की छाती में घोंपा। मैंने? हाँ, और फिर यूं बेड के नीचे सो गए, या सोने का पाखंड करा, जैसे कि तुम्हें कोई बात की खबर ही नहीं। साहब, आप मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर चाकू मैंने चलाया है तो उसकी मूठ पर मेरी उंगलियों के निशान होने चाहिए। नहीं है ना? उंगलियों के कैसे भी निशान मूठ पर नहीं है। तुमने उन्हें मिटा दिया, पोंछ डाला। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जंगल के पार से जिसने ऐसा किया, ज़रूर वो दस्ताने पहने हुआ था, जो किसी को दिखाई नहीं दिया। अब ज़रूरी तो नहीं हर घड़ी पहनता हो, चाकू चलाते वक्त पहने हो। हवालात में 7 दस्ताने लेकर आया। साहब, जब चाकू ला सकता है तो दस्ताने लाने में क्या प्रॉब्लम है?
हम्म सब इंस्पेक्टर मेधे ने मुझे डिटेल से तुम्हारी बाबत सब कुछ बताया था। पहले आदर्श में तुमने उस गन की बाबत अपना ज्ञान बरखारा था जो तुम्हारी जेब से बरामद हुई थी। अब दस्तानों के बारे में बता रहे हो। इन मामलों में इतने ज्ञानी कैसे हो तुम? साहब, इत्तेफाक से मुझे ये बातें पता हैं और सारे इत्तेफाक तुम्हारे साथ होते हैं। हम मैं क्या जवाब दूँ? वही बोलो जिसके बोलने से तुम बच नहीं सकते और जो आखिर में तुम्हें बोलना पड़ेगा। तुम्हारे पास चाकू कहाँ से आया? देवा, देवा भजने से कुछ नहीं होगा। तुम बुरी तरह से फंसे हो। तुम्हारे ऊपर पहले ही एक नियर मर्डर का और एक मर्डर का चार्ज है। अब मेरे हवलदार का मर्डर तुम्हारे सर पर है। इस केस में हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। आदर्श वाले केस में जिस गन से गोली चली वो तुम्हारी जेब से बरामद हुई। दूसरे भाई के हिट एंड रन के केस में तुम्हारे खिलाफ चश्मदीद गवाह है जिसने तुम्हें वो कार चलाते देखा था, जिससे तुमने दूसरे भाई को कुचला। अब हवलदार के केस में तुम्हारे सिवा और कौन कातिल हो सकता है? तुम बच नहीं सकते। नो लेकिन और नो आर्ग्यूमेंट। अभी तुम कुछ नहीं बोलोगे और खामोश बैठो। जीत सिंह ने कुछ बोलने के लिए होठ खोले थे लेकिन मुंह भींच लिया। इंस्पेक्टर ने कॉल बेल बजाई और एक सिपाही पेश हुआ। इसे ले जाकर वापस लॉकअप में बंद करो। उठ भाई। सिपाही ने सहमति में सर हिलाया। जीत सिंह उठा और उसके साथ हो लिया। उसके वापस छोटी कोठरी में बंद कर दिया गया जहाँ से हवलदार की लाश उठाई जा चुकी थी। उस वक्त बाजू की बड़ी कोठरी खाली पड़ी थी और गलियारे की वॉल क्लॉक 8:30 बजा रही थी। आधे घंटे बाद उसे एक कप चाय और 2 अधजले टोस्ट मिले। 9:15 बजे एक सिपाही काले कोट वाले एक नौजवान आदमी को उसकी कोठरी में छोड़ गया। जाती बाज सिपाही केवल एक शब्द बोलकर गया था, वकील। वकील ने आत्मीयता से जीत सिंह के साथ हाथ मिलाया और मुस्कुराता हुआ बोला, मैं जॉर्ज सिल्वेरा। मुझे तुम्हारे डिफेंस के लिए एंगेज किया गया है। किसने किया? जीत सिंह ने उत्सुक भाव से पूछा। मिसेस कामले ने। लारा ने? हाँ। यानी कि मेरा केस गंभीर है, वकील की जरूरत पड़ेगी। गंभीर है और तुम्हारे ऊपर एक नहीं 2 मर्डर केस हैं। 2? यहाँ आके मेरे को हवलदार उमाठे के मर्डर की खबर लगी, इसका भी इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर है। मैं कातिल? हाँ। मैं समझा था कि मेरे ऊपर केवल शक है, मुझे महज पूछताछ के लिए पकड़ा गया था। किसे भरमा रहे हो भाई? जीत सिंह ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। पूछताछ बाहर हुई है, वो भी तुम्हारे खिलाफ है। जीत सिंह सकपकाया। एक्सीडेंट के बाद क्लॉक टावर चौक के पास एक मोटा गैराज में जाकर तुमने सफ़ेद वैगनार की एक टूटी हेडलाइट बदलवाई। मैंने? हाँ, गोल्फ कैप और गॉगल्स दाढ़ी वाले ने, जो कि मैं था। बोला तो ऐसे ही जाएगा क्योंकि तुम्हारा हुलिया ये ट्रेडमार्क बन गया है। क्या किसी और वजह से, लेकिन बला पड़ गया तुम्हारे। उफ, ये क्या चक्कर है? और तुमने वैगनार की टूटी हेडलाइट चेंज कराई और ऐसा वैगनार के नंबर प्लेट्स बदल कर किया। मैंने एक्सीडेंट भी नंबर प्लेट्स चेंज करके किया? नहीं, पुलिस बोलती है पहला ऐसे करना तुम्हें सूझा नहीं और ये तुमने बाद में किया। अगर एक्सीडेंट का कोई गवाह होता तो नंबर चेंज करके तुम उसे कंफ्यूज कर सकते थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया वकील साहब। ना मैंने एक्सीडेंट किया और ना ही मेरे पास वैगनार थी। मैं तो मौका वारदात पर था ही नहीं। अच्छा, लेकिन नाम तो तुम्हारा ही आ रहा है। देखो, ये सब मैं नहीं कह रहा, ये सब पुलिस कह रही है। मैं तुम्हारे सामने दोहरा रहा हूँ। तुम मेरे क्लाइंट हो, मेरा काम क्लाइंट की बात पर यकीन लाना है। तुम कहते हो तुमने एक्सीडेंट नहीं किया, तुम कहते हो तुमने गोली नहीं चलाई, तो नहीं चलाई, नहीं किया कत्ल। थैंक यू, लेकिन पुलिस ने मेरे खिलाफ 3 केस खड़े कर दिए। कैसे साबित करेगी? कोशिश तो पूरी करेगी, पकड़ा है तो यूं तो नहीं छोड़ेगी। और 2 बजे तुम्हारी कोर्ट में आज पेशी भी है। पेशी? अभी से? हाँ, लेकिन चिंता मत करो, रिमांड की अर्जी दे देंगे। रिमांड मिल जाएगा? हाँ, रूटीन है। कभी जेल गए हो? हाँ, गया ना। फिर तो जानते होंगे रिमांड में क्या होता है। हाँ, जितना सख्त, जितना जालिम पुलिस ऑफिसर, रिमांड में उतना बुरा हाल। झेल लोगे? झेलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अगर बेगुनाह हो तो मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं बेगुनाह हूँ। ठीक है, फिर मैं कोर्ट में दरख्वास्त लगाऊंगा कि रिमांड पर तुम्हें पुलिस के हवाले किए जाने से पहले तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए।
दरख्वास्त कबूल हुई तो 3rd डिग्री के चांसेस घट जाएंगे बोला मैं, ख़त्म नहीं हो जाएंगे। मालूम है, पुलिस को मार लगाने के ऐसे बहुत तरीके आते हैं जो मेडिकल में पकड़ाई में नहीं आते। तुम्हारे पर बहुत गंभीर चार्जेस हैं, 3 सीरियस केस हैं। इट विल बी अ नाइटमेयर जी सिंह। भुगत लूँगा वकील साहब। मेरा सवाल था कि पुलिस वाले कोर्ट में मेरे खिलाफ कोई फर्जी सबूत खड़े करेंगे? हाँ, कर सकते हैं। हवलदार का मर्डर गंभीर मसला है। उनकी नाक के नीचे उनके आदमी का कत्ल हो गया। खामोश तो नहीं बैठेंगे। उस केस में मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मैं और मकतूल एक ही कोठरी में मौजूद थे। जमा वहाँ बंद करने से पहले उन्होंने मेरी जमा तलाशी ली थी, लिहाजा चाकू की मेरे पास मौजूदगी नामुमकिन थी। फिर कातिल कैसे हुआ? और दूसरी बात, मेरी हवलदार से क्या अदावत थी जो मैं उसका कत्ल करता? देखो, सिरफिरे साइकिक केस बेवजह कत्ल भी करते हैं, तो क्या वो मुझे सिरफिरा साबित करेंगे? साइकिक केस साबित करेंगे? भाई, पुलिस या कुछ भी कर सकती है। अपना केस मजबूत करने के लिए फर्जी कहानियाँ तो गढ़ती ही है। और लारा क्या कहती है? वो तुम्हारी तरफ है, उसे पूरा विश्वास है तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए तो डिफेंस के लिए उसने मुझे भेजा। ओह, देखो, उसका पति मर गया है, जेठ मरनासन अवस्था में है। इस दोहरे कांड की वजह से वो गहरे सदमे की हालत में है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह पाई। ठीक है, अब तुम साफ साफ बोलो, हर केस की बाबत बोलो कि क्या हुआ था। जीत सिंह ने शुरू से लेकर आखिर तक आदर्श की गोलीबारी के वक्त से लेकर और बाकी सारी बातें उसको बताईं कि गोली चलने में उसका कोई हाथ नहीं था। उसके पीछे एक सिख ने गोली चलाई थी जो कि शायद नकली था, और संयोगवश मौके का फ़ायदा उठाकर उसने गन उसकी जेब में सरका दी। हेमंत कामले से संबंधित हिट एंड रन वारदात के वक्त तो वो मौका वारदात से कोसों दूर था। वो ये साबित कर सकता था, लेकिन नहीं, साबित नहीं कर सकता था। और हवलदार को चाकू यकीनन उस लंबे भीड़ू ने मारा था जो 4 बजे के करीब लॉकअप में पहुंचा था। उसके क़यास से जिसका नाम रज़ा था, जो मुंबई के एक मवाली से पॉलिटिशियन बने नेता का हिटमैन था। सारी बातें सुनकर वकील ने हुंकार भरी। कहना मुहाल है कि तुम हालात के शिकार हो या किसी साजिश के। तुम अनजाने में फंस गए हो या तुम्हें फंसाया गया है। बहरहाल, तुम्हारे खिलाफ साजिश में फाइनेंस की पॉलिश की कमी है। सारा दारोमदार 2 ऐसे गवाहों पर है जो निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते और तुम्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। एक का दावा है कि गोली तुमने चलाई, लेकिन चलाते नहीं देखा, हाथ में गन नहीं देखी। दूसरे का दावा है कि वैगनार तुम चला रहे थे, लेकिन सूरत नहीं पहचानी, गोल्फ कैप, गॉगल्स पहचाने और बढ़ी हुई दाढ़ी पहचानी। हवलदार के कत्ल की बाबत तो जो ना कहा जाए थोड़ा है। साफ जाहिर है तुम्हारे मुगालते में हवलदार का कत्ल हुआ, और कातिल वो शख्स था जो बेवड़ा बनकर आया और जमानती के साथ चला गया, जो अब ढूंढे नहीं मिलेगा। बहरहाल, मेरा काम अपने क्लाइंट के बयान पर एतबार लाना है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब आगे सुनो। आदर्श की वारदात तो इत्तेफाक हो सकती है, तुम एंग गोली के वक्त कातिल के आगे खड़े थे, लेकिन दूसरे हिट एंड रन वाले केस में तो साफ लगता है कि कोई तुम्हें सेट करने की कोशिश कर रहा था। और तुम्हारा अंदाज़ा ऐसा कौन कर सकता है? लॉरेंस ब्रैगेंजा। उसी को मेरे से खुंदक है, रंजिश है। ये क्या किस्सा है? जीत सिंह ने सारी बात संक्षेप में बताई। ओह, वकील बोला, यानी ब्रैगेंजा जितना मकतूल इंजीनियर हेमंत काबले के खिलाफ था, अब उतना खिलाफ तुम्हारे हो गया। ब्रैगेंजा तुम्हारे खिलाफ, ये तो बहुत ही विकट स्थिति है। तुम जानते हो ब्रैगेंजा की शहर में क्या हैसियत है? मोटे तौर पर यह बात सच है कि शहर में उसका सिक्का चलता है। अपना भारी सियासी दबदबा उसने इधर बनाया हुआ है, जिसका अपने दुश्मनों के खिलाफ, विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल वो पूरी बेरहमी से करता है। कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि उसके इशारे पर पुलिस किसी के खिलाफ केस बना या बिगाड़ भी सकती है, किसी को सेट कर सकती है और किसी को छोड़ भी सकती है। ऐसे ही हुक्म वो सरकारी वकील को भी देता है कि फ़लाँ केस को कमज़ोर कर दो, फ़लाँ में अपनी पूरी ताकत झोंक दो। कहते हैं उसकी तरफ से मजिस्ट्रेट तक को हिंट पहुंच जाता है कि उसने किस केस में किस किस्म का फ़ैसला सुनाना है। उसके हुक्म पर गवाही होती है और गवाह देते हैं। सच गवाह होठ सी लेते हैं और झूठे गवाह सबूत गड़े और दफन किए जाते हैं। तो अब तुम सोचो कि क्या होगा। जीत सिंह के जहन में ब्रैगेंजा की उससे पहली मुलाकात के वक्त के अल्फाज घूमे।
मैं इधर के थाना इंचार्ज को फ़ोन करके बोलूं कि वो आकर तुम्हें गिरफ्तार कर ले और कोई भी चार्ज लगाकर जेल में डाल दे, तो वो बोलेगा यस सर, यस मिस्टर ब्रेगेंजा, सवाल नहीं करेगा कि ऐसा क्यों करने का था। मैं बोला कि सज़ा की भी गारंटी हो तो वो तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में 4 मजबूत चश्मदीद गवाह भी खड़े कर देगा। मेरा मजिस्ट्रेट को इशारा होगा तो सज़ा ज़रूर होगी, वो भी बोलेगा यस सर, यस मिस्टर ब्रेगेंजा। हे भगवान, तुम्हारा मतलब है, जीत सिंह गमगीन लहजे से बोला, कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे खिलाफ खड़ा किया गया केस मजबूत है, सिक्केबंद है या नहीं। ब्रेगेंजा का इशारा होगा तो हर कोई मेरे खिलाफ एक्ट करेगा, मुझे सज़ा होगी चाहे मैं कितनी भी दुहाई दूं कि मैं बेगुनाह हूँ। अब मैं क्या कहूँ, लेकिन है तो यहाँ ऐसा ही। पर मैं इस शहर का हूँ, इसलिए इस शहर की हवा के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, ये केस यहाँ की जगह कहीं और होता और मैं तुम्हारा वकील होता तो मैं यूँ इसकी धज्जियाँ उड़ा देता। लेकिन यहाँ ब्रेगेंजा का राज है, जो तुम्हारे खिलाफ है। गेम अभी शुरू नहीं हुआ होगा कि ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा है? ना फ़ायदा, मैं कोशिश करूँगा, भरपूर ईमानदार कोशिश, जिसका हासिल सिफर होगा। शायद कोई करतब हो जाए और हासिल सिफर ना हो। अभी लोअर कोर्ट की सुनवाई है जहाँ के ब्रेगेंजा का रसूख चल सकता है, लेकिन जब केस सेशन सुपुर्द होगा तब शायद ऐसा ना हो पाए। मुझे सेशन में भी कि मिली भगत दिखाई थी तो मैं अपील लगाऊंगा तुम्हारा केस को सुनवाई के लिए पोंडा से बाहर किसी अदालत में ट्रांसफ़र किया जाए। अपील चलेगी? ज़रूर। मुझे उम्मीद नहीं है कि सेशन जज भी ब्रेगेंजा के इन्फ्लुएंस में होगा। फिर इस बात की भी अभी कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारी गिरफ्तारी के पीछे ब्रेगेंजा है। तो कौन होगा? देखेंगे, पता करेंगे, और वही हुआ तो मैं गया काम से। हिम्मत नहीं हारने का जीत सिंह, अच्छा सबक है। ज़िंदगी दाव पर लगी है, ज़िंदगी हारने का और हिम्मत नहीं हारने का। तो ठीक है। अब वकील उठ के खड़ा हुआ। 2 बजे कोर्ट में मुलाकात होगी। मशीनी अंदाज से जीत सिंह का सर हिला। वकील चला गया और जीत सिंह खामोश बेड पर बैठा रहा। क्या किस्मत पाई थी नाम के जीते ने। एक मुसीबत से बचने के लिए उसने वहाँ पनाह पाई थी, दूसरी पहले से बड़ी मुसीबत में फंस गया था। वकील एक उम्मीद जगा के गया था और इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं थी कि उसकी गिरफ्तारी के पीछे ब्रेगेंजा था, लेकिन अगर था तो ये वकील ये भी कह के गया था कि लोअर कोर्ट में उसके खिलाफ फैसला होके रहना था और जो केस है वो सेशन सुपुर्द होके रहना था। सेशन में या कोर्ट बदलता तो दूसरे कोर्ट में वकील उसे बेगुनाह साबित करके भी दिखाता, तो वो बरी हो भी जाता तो क्या होता। ब्रेगेंजा का कोई एनफोर्सर उसके हुक्म पर सरे रहा जीत सिंह को गोली मार देता, या एनफोर्सर के खिलाफ गवाही देने वाला कोई गवाही ना मिलता। किसी करिश्मा साज तरीके से वो मुसीबत से निजात पा भी जाता तो एक बार रज़ा खड़ा था, किसी तरह वो उसे निपट लेता तो नेताजी का भेजा उसकी जगह लेने कोई और आ जाता। जीता, लानत है। उसका नाम जीता इसलिए था क्योंकि जिंदा था, ना कि इसलिए कि कुछ जीता था, कुछ जीत सकता था। वकील ज़रूर पीछे कुछ इंतज़ाम करके गया था कि जीत सिंह को शेव ब्रश करने की नहाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। 1 बजे उसे जो लंच मिला था वो भी खाने के काबिल था। 1:30 बजे उसे थाने के फ्रंट डेस्क पर बुलाया गया, वहाँ उसका जब्तशुदा सामान उसे लौटा दिया गया। जीत सिंह हैरान, अब तुम वापस यहाँ नहीं आओगे? हेड कांस्टेबल ने बोला। यहाँ नहीं आऊँगा? हाँ, तुम्हारा रिमांड होगा तो तुम्हें हवालात की जगह जेल में बंद किया जाएगा। ओह, यानी लोअर कोर्ट का मेरा फैसला तो हो भी चुका है। तुम लोगों की निगाह में मैं मुजरिम साबित हो भी चुका। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें रिमांड पर लिया जाए या बरी किया जाए, दोनों ही सूरतों में वापस यहाँ तुम नहीं आओगे। उसे कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट परिसर बैरकों के एक एल के आकार की लंबी कतार में था। बैरकों के आगे एक खूब चौड़ा लंबा गलियारा था। जिस कोर्ट में उसे पेश किया गया वो बैरक के सिलसिले के मिडिल में था। वो एक बड़ा हॉल था जिसमें गलियारे से विपरीत दिशा में खुली खिड़कियां थीं। खिड़कियां खुली होने की वजह से बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। 2 बजने को हुए तो लंच आवर के लिए खाली हुआ कोर्ट फिर भरने लगा। दर्शक, प्रेस रिपोर्टर, काले कोट वाले एक एक दो दो करके कोर्ट में दाखिल होते और फ्रंट की बेंचों में बैठने लगते। फिर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कदम पड़े और जीत सिंह के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई।
पुलिस ने अपना केस पेश किया। जी सिंह के वकील जो सिल्वेरा ने छोटी मोटी ऑब्जेक्शंस रेज की जिनकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मजिस्ट्रेट की सूरत से तो ये तक नहीं लगा कि उसने ऑब्जेक्शंस को सुना था या समझा था। रिमांड रूटीन काम निकला। पुलिस को जीत सिंह का 3 दिन का रिमांड मिला। सिल्वेरा ने मेडिकल एग्जामिनेशन की बात उठाई लेकिन मजिस्ट्रेट ने उसे ज़रूरी नहीं समझा। शुक्रवार शाम को 2 बजे जीत सिंह को कोर्ट में वापस पेश किया जाने के हुक्म के बाद जीत सिंह को हवाला पुलिस कर दिया गया। शुक्रवार 5 जून 2 बजे जीत सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। रिमांड के दौरान उसकी अच्छी खिदमत हुई थी जिसकी वजह से उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी, चेहरे पर मुर्दनी और आंखों में वीरानी थी। कोर्ट में उस रोज़ वकीलों की तरह दर्शकों की कदरन ज़्यादा हाजिरी थी। कोर्ट के हॉल में एक छोटा सा कमरा था जिसमें ले जाकर अन्य 2 विचाराधीन कैदियों के साथ उसे बंद कर दिया गया। उसके सीकचों वाले बंद दरवाजे में से जीत सिंह का लोगों के बीच डॉल्सी परेरा भी दिखाई दी। डॉल्सी ने उससे बात करने के लिए मुंह खोला ही था कि सामने खड़े हवलदार ने टोक दिया, कैदियों से बात करना मना है। जीत सिंह ने जबरन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। जवाब में डॉल्सी के चेहरे पर भी फीकी मुस्कुराहट आई। उसे इस बात का बहुत सुकून हासिल हुआ कि उन बुरे हालातों में भी डॉल्सी उसकी तरफ थी। डॉल्सी वहाँ से हटी और आगे बढ़कर फ्रंट के बेंचों में से एक पर बैठ गई। ठीक 2 बजे जीत सिंह को अपना वकील जो सिल्वेरा लारा के साथ हॉल में आता दिखाई दिया। वो विधवा के लिए मुनासिब एक सादा स्कर्ट ब्लाउज पहने थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल वीरानी छाई थी। मजिस्ट्रेट का आगमन हुआ। परंपरागत तरीके से उसके सम्मान में सब लोग खड़े हुए। वो न्याय के आसन पर विराज हुआ और लोग अपने स्थानों पर बैठे। आइंदा 1 घंटे मजिस्ट्रेट ने कई छोटे मोटे केसों की सुनवाई की और अपने फैसले सुनाए। फिर उसके केस की आवाज़ लगी। उसका केस उसके असली नाम से दर्ज था जो कि खुद उसके हित में था। हवलदार ने उसे कमरे से निकाला, कोर्ट में फ्रंट में पहुंचाया। उसका वकील और सरकारी वकील भी फ्रंट पर पहुंचे। विवेक राठौर, सिल्वेरा के मुंह से निकला। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पैनल का सबसे सीनियर, सबसे काबिल वकील है। जीत सिंह, दिस इज़ अ बैड साइन। जीत सिंह को अपना दिल जूते से उतरता हुआ महसूस हुआ। प्रोसिक्यूशन ने अपने पहले गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर जोकम फर्नांडिस को तलब किया। उसने कटघरे में खड़े होकर अपनी तफ्तीश का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उसने बताया कि आदर्श नामक फास्ट फूड जॉइंट पहली वारदात का मौका वारदात था जिसमें कि उसका मालिक विष्णु कामले गोली का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हुआ था और अब सिविल हॉस्पिटल में पड़ा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। दूसरी घातक जिसमें विष्णु कामले के छोटे भाई हेमंत कामले की जान गई थी। वारदात बोलकर रोड पर हुई जिसमें एक सफ़ेद वैगनार के एक गवाह के बयान के मुताबिक मुलजिम जीत सिंह चला रहा था और उसने हेमंत कामले को कुचल दिया और मौका वारदात से फरार हो गया। वही सफ़ेद वैगनार वारदात के लिए जिम्मेदार थी। इसकी तस्दीक दूसरे तरीके से भी हुई जबकि वारदात के फ़ौरन बाद मुलजिम ने वैगनार के एक टूटी हेडलाइट क्लॉक टावर चौक में एक मोटा गैराज से चेंज करवाई। टूटी हेडलाइट के टुकड़े बोलकर रोड पर लाश के करीब पड़े पाए गए थे। इंस्पेक्टर ने अपने हवलदार के कत्ल का जिक्र तो किया, ये भी कहा कि कत्ल के वक्त के आसपास मकतूल के पास सिर्फ मुलजिम मौजूद था, लेकिन उसके कातिल होने पर जोर नहीं दिया क्योंकि जाहिर था कि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि लॉकअप में जहाँ की उसे जमा तलाशी के बाद बंद किया गया था चाकू कहाँ से आया। बहरहाल एक नियर मर्डर का और एक मर्डर का जिम्मेदार उसने मुलजिम जीत सिंह को बराबर बताया। योर विटनेस, सरकारी वकील विजेता के स्वर में बोला। थैंक यू, सिल्वेरा बोला और फिर इंस्पेक्टर से संबोधित हुआ। पहली वारदात में आपका गवाह कौन है? उसका नाम टोनी पचेरो है। उसके साथ उसका एक जोड़ीदार अब्राहम था। इस तरह से वो भी गवाह है। एक तरह से क्या मतलब हुआ? गवाह टोनी पचेरो है, लेकिन जो कुछ टोनी पचेरो बोलता है अब्राहम उसकी तस्दीक करता है। होता है? आई बेग योर पार्डन सर। उसका अपने कोई से नहीं दूसरे की बात से तस्दीक करता है। उसकी अपनी कोई बात नहीं है। अपनी भी से है। अपनी से यही है कि उसका जोड़ीदार टोनी पचेरो उस वारदात की बाबत जो कहता है ठीक कहता है। क्या ठीक कहता है? टोनी पचेरो ने मुलजिम को गोली चलाते देखा। गोली रेस्टोरेंट के मेन डोर पर से चली थी। जब गोली चली थी तब वहाँ सिर्फ मुलजिम था। अकेला खड़ा था। अकेला नहीं खड़ा था, लेकिन सबसे आगे वो था। गोली चलाने की सबसे ज़्यादा सहूलियत उसी को हासिल थी।
उसके पीछे मौजूद किसी शख्स को मैंने सुना है वो कोई सिख था। गोली चलाने की सहूलियत हासिल नहीं थी, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा भी तो बोला सर। और फिर ये नहीं भूलिए कि जिस गन से गोली चली थी वो मुलजिम की जेब से बरामद हुई, लेकिन हाथ में आपके गवाह ने या गवाहों ने नहीं देखी थी। गोली गन हाथ में लेकर ही चलाई जाती है। जब गोली उसने चलाई थी, ये बात निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं है। आपके गवाह ने फायरिंग पोजीशन में उसके हाथ में गन नहीं देखी थी, गन देखी ही नहीं थी। वो उसकी जेब में थी, हाथ में थी तो जेब में पहुंची ना। जेब में गन पहुंचाने वाला हाथ किसी और का था। फायरिंग के बाद गन उसकी जेब में प्लांट की गई। कौन कहता है ऐसा? मुलजिम कहता है। अरे वो तो कहेगा ही, और कौन कहता है? मुलजिम के मकतूल से मधुर संबंध थे, कोई वजह नहीं कि वो उस पर गोली चलाता या मारने की कोशिश करता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सरकारी वकील बोला। मधुर संबंध नहीं थे। यह स्थापित हुआ है कि उस रोज़ से पहले वो विष्णु कामले को जानता तक नहीं था, और वारदात वाली शाम से सिर्फ एक रोज़ पहले उसने पोंडा में पाँव पड़े थे। यूँ आनन फानन कैसे उसने विष्णु कामले से मधुर संबंध बना लिए? मुलजिम विष्णु कामले के छोटे भाई हेमंत कामले की बीवी लारा से पहले से वाकिफ था, और तब से वाकिफ था जबकि वो उसकी पत्नी नहीं बनी थी। लारा रेबेलो जब उसका नाम था। फैमिली के एक मेंबर से मधुर संबंध हो तो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया जाता है कि बाकियों से भी होंगे। सरकारी वकील सकपकाया। और ये भी गौरतलब बात है योर ऑनर कि गोली चलने के बाद भी मुलजिम वहीं था। अगर उसने गोली चलाई होती तो वो वहाँ पे नहीं टिकता, वहाँ से भाग जाता। न सिर्फ मुलजिम वहाँ टिका रहा, बल्कि गोली खाकर रेस्टोरेंट के सर्विस काउंटर के पीछे ढेर हुए विष्णु कामले के पास सबसे पहले वही पहुँचा। इस बात की तस्दीक करी कि उसमें जान बाकी है। फिर उसी ने पुलिस को वारदात की बाबत फ़ोन किया था। अगर मेरा क्लाइंट गोली चलाने के लिए जिम्मेदार होता तो विष्णु कामले को जिंदा पाकर उसने उसको ख़त्म करने की कोशिश की होती। इस वक्त बहस का मुद्दा ये नहीं है, सरकारी वकील झुंझलाया, कि मुलजिम ने क्या नहीं किया था। इस वक्त बहस का मुद्दा ये है कि मुलजिम ने क्या किया था। मेरे लर्नेड फ्रेंड, अब बहस नहीं कर रहे हैं, गवाह की तरफ से गवाही दे रहे हैं। सरकारी वकील हड़बड़ाया। भूल रहे हैं कि गवाह ने कटघरे में वो नहीं, केस से संबंधित इंस्पेक्टर हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मजिस्ट्रेट बोला, गवाह को बोलने दे, गवाह को बयान देने दे। यस सर, सरकारी वकील ने कहा। डिफेंस अटॉर्नी ने गवाह से कुछ और पूछना है? नो सर, सिल्वेरा ने कहा। आगे सरकारी वकील ने बारी बारी 3 टेक्नीशियन पेश किए, जिनमें पहला डॉक्टर था जिसने तस्दीक की थी कि विष्णु कामले की छाती में कोई 15 फुट दूर से गोली चलाई गई थी, जो कि 32 कैलिबर की गोली लगी थी, जो अभी भी गंभीर अवस्था में था और अगले 2-2.5 दिन उस पर भारी थे। फिर उसने हेमंत कामले के रोड एक्सीडेंट में मरा होने की तस्दीक की थी। दूसरा एक्सपर्ट पुलिस फोटोग्राफर था जिसने दोनों मौका वारदात की तस्वीर खींची थी। उसने अपने खींचे फोटोग्राफ्स की निशानदेही की और फिर उन्हें बतौर एग्जिबिट कोर्ट में जमा कर दिया। तीसरा वो शख्स था जो हिट एंड रन केस में मुलजिम के खिलाफ चश्मदीद गवाह। दूसरा एक्सपर्ट पुलिस फोटोग्राफर था जिसने दोनों मौका वारदात की तस्वीर खींची थी। उसने अपने खींचे फोटोग्राफ्स की निशानदेही की और फिर उन्हें बतौर एग्जिबिट कोर्ट में जमा कर दिया गया। तीसरा वो शख्स था जो हिट एंड रन केस में मुलजिम के खिलाफ चश्मदीद गवाह था। उसने अपना नाम ओलिवर सिल्वा बताया और सविस्तार बयान किया कि उसने किन हालात में क्या देखा था। फिर गवाह को डिफेंस के हवाले किया गया। सिल्वेरा ने उससे प्रश्न पूछा, उसका नाम पूछा और पूछा कि वो क्या करता है। उसने बताया कि वो कंप्यूटर सेल्समैन है। लेट नाइट में अक्सर बाहर रहते हो? अगर आपका इशारा वारदात के टाइम की तरफ है तो 7 बजे के टाइम को लेट नाइट नहीं कहा जा सकता, ख़ास तौर से इस मौसम में और पोंडा जैसे टूरिस्ट टाउन में। वेरी वेल सेड। अपने बयान में कहा तुमने कि तुम हडसन रोड पर उसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं जिसमें मकतूल हेमंत कामले रहता था। जी हाँ। हेमंत कामले से वाकिफ़ थे? सूरत से पहचानता था। अच्छा, तो जानते थे कि रोड कंस्ट्रक्शन के महकमे में मकतूल इंजीनियर था? जी। ये भी कि अपनी नौकरी अपनी ड्यूटीज़ के सिलसिले में मकतूल की संबंधित कॉन्ट्रैक्टर से अदावत थी? नहीं, मुझे ये नहीं मालूम था। कल रात बोलकर रोड पर कैसे थे? इत्तेफाक से था सर, घर लौट रहा था कि बोलकर रोड पर कार का पहिया पंचर हो गया।
मैं उसे बदल ही रहा था कि मैंने मकतूल को सड़क पर पैदल जाते देखा और पीछे से एक कार आ रही थी, सफ़ेद रंग का वैगनार। वो बड़ी सुस्त रफ्तार से चल रही थी। मैंने समझा था कि वो आगे जाते शख्स के बाजू में रुकना चाहती थी, लेकिन मैं तो हैरान हो गया। ना कार ड्राइवर ने डिपर मारा, ना हॉर्न दिया और ना आगे जाता शख्स रुका, ना ठिठका ना घूमा। बस कार ने एकाएक स्पीड पकड़ ली। इंजन की गरजती आवाज़ से ही जान पड़ता था कि ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर पूरा दबाव डाला था। फिर वो हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कार ने फुल फोर्स से उस शख्स को हिट किया, उसे रौंदती हुई गुजर गई। वो शख्स जो हेमंत कामले था। जी हाँ, साफ पहचाना था। हाँ, मेरा नेबर था वो। और ड्राइवर को? नहीं, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी क्योंकि कार मेरे बगल से गुजरी थी, लेकिन मैंने ये देखा था कि वो नौजवान था। सर पर किसी डार्क कलर की, शायद ब्राउन था, गोल्फ कैप लगाए था, आंखों पे बड़े स्टाइलिश फैशनेबल गॉगल्स थे और चेहरे पर दाढ़ी थी, घनी। साहब, रात की उस घड़ी में मैं ये नहीं देख पाया, लेकिन सामने से आते एक वाहन की रोशनी में इतना मैंने बराबर देखा कि वो क्लीन शेव्ड नहीं था। दाढ़ी मूछ तो बराबर थी उसके चेहरे पर। रात के 10 बजे देखा। ठीक है, आजकल तो फैशन है, बहुत सारे लोग लगाते हैं। रात के 10 बजे भी गॉगल्स? जी हाँ। सूरत नहीं देखी? तो ये सूरत देखना ही तो हुआ ना वकील साहब। सूरत फीचर्स से बनती है, फैशनेबल एसेसरीज से नहीं। हकीकत ये है कि आपने गोल्फ कैप पहचानी, गॉगल्स पहचाने, लेकिन सूरत नहीं पहचानी। बोलिए, मैं गलत कह रहा हूँ? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सरकारी वकील बीच में बोला। गवाह को नाहक उलझाने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ? सर पर कैप हो, आंखों पर चश्मा हो, मुंह पर दाढ़ी हो, ऊपर से रात का वक्त हो, वो भी नीम अंधेरा, तो फीचर्स कैसे देखे जा सकते हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन शिनाख्त फिर भी की जा सकती है उनकी चीज़ों से जो उसने पहन रखी थी। डिफेंस अटॉर्नी कहना क्या चाहते हैं? मजिस्ट्रेट ने पूछा। यही कि उन एसेसरीज़ के पीछे छुपा कोई चेहरा दूसरा भी हो सकता था, जिसने कि मेरे क्लाइंट का आजकल का हुलिया नकल करके उस वारदात को अंजाम दिया, ताकि इल्ज़ाम लगाती उंगली मेरे क्लाइंट की तरफ उठती। हकीकतन वारदात के वक्त मेरा क्लाइंट मौका वारदात से कोसों दूर था। आप साबित कर सकते हैं? नहीं, बदकिस्मती से। तो फिर मुलजिम वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर वो नहीं था। मैं फिर दोहराता हूँ, गवाह ने सूरत नहीं पहचानी, कैप, गॉगल्स और दाढ़ी पहचानी। सरकारी वकील ने बीच में टोका। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के पास अभी और जरिया है शिनाख्त को मजबूत करने का। मजिस्ट्रेट की भवें उठी। मुलजिम आइडेंटिटी परेड में शामिल था? यस योर ऑनर, यू कैन प्रोसीड इन दिस मैटर। थैंक यू योर ऑनर। मैं कोर्ट की तवज्जो में लाना चाहता हूँ कि इस गवाह ने, ओलिवर सिल्वा ने, मुलजिम के आइडेंटिटी परेड के दौरान उसे लाइनअप में से पिक किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि डिफेंस अटॉर्नी आइडेंटिटी परेड के प्रोसेस से नावाकिफ़ नहीं होंगे। मुलजिम जैसी शक्ल सूरत के, कद काठ के, उम्र के 5-6 जनों को मुलजिम के साथ लाइन में खड़ा किया जाता है और गवाह को उनमें से मुलजिम को पिक करने के लिए बोला जाता है। योर ऑनर, इस गवाह ने बेहिचक मुलजिम को लाइन अप से पिकअप किया था। किस बिना पर? सिल्वेरा बोला। आपका ये गवाह खुद कबूल करता है कि इसने एक्सीडेंट के वक्त मुलजिम की सूरत नहीं देखी थी। उसने फैशनेबल रख रखाव के आइटम्स देखे थे। डिफेंस का दावा है कि गवाह ने पहले भी एसेसरीज़ की शिनाख्त की थी, लाइनअप में भी एसेसरीज़ की ही शिनाख्त की थी। नहीं, मैंने सूरत देखी थी, गवाह ने अचानक तेजी से प्रतिवाद किया। लाइनअप में? आइडेंटिटी परेड के दौरान? जी हाँ। अच्छा, कहाँ हुई थी ये परेड? जेल में। आपने कहाँ हाजिरी भरी थी? सीधे जेल में तो नहीं पहुंच गए होंगे? नहीं, मैं थाने गया था। वो जहाँ आपको मुलजिम से रूबरू कराया गया था? नहीं, वो लॉकअप में बंद था। आपको कैसे मालूम? मैंने देखा ना। क्यों देखा? आपका लॉकअप में क्या काम था? वो क्या है कि सब इंस्पेक्टर मेरे को लॉकअप के सामने के गलियारे में लेकर गया था। आई सी। उस घड़ी लॉकअप में कितने कैदी बंद थे? बस यही एक था। मुलजिम? हाँ, जाहिर है। आपको क्या मालूम कि लॉकअप में बंद वो अकेला कैदी कौन था? मेरे को बताया गया था ना। गवाह ठिठका, उसने होठ काटे।
ओह, बताया गया था। क्या बताया गया था? ये कि वो कैदी ही इस केस का मुलजिम है जिसकी कि आपने शिनाख्त करनी थी। ऑब्जेक्शन, सरकारी वकील ने कहना शुरू किया। सस्टेन्ड, मजिस्ट्रेट पहले ही बोल पड़ा। तो क्या बताया गया था आपको? सिल्वेरा ने अपना बोलना जारी रखा। यही कि शिनाख्ती परेड का इंतज़ाम जेल परिसर में था, जहां मुलजिम को लाया जाना था और जहां मैंने हाजिरी भरनी थी। मुलजिम यानी कि लॉकअप का इकलौता कैदी। ऑब्जेक्शन, व्हाट ऑब्जेक्शन? सिल्वेरा झल्लाया। जब थाने में एक ही लॉकअप था, उसमें एक ही कैदी था, तो ये दो में दो जोड़कर चार जवाब निकालने जैसा हुआ या नहीं हुआ? सब इंस्पेक्टर ने यह नहीं कहा था कि लॉकअप का वो कैदी मुलजिम जीत सिंह था? आपको क्या मालूम? आप तो वहाँ मौजूद नहीं थे। आप ऐसा कोई दावा करना चाहते हैं तो या तो गवाह के कटघरे में खड़े होकर शपथ ग्रहण करके बयान दीजिए या सब इंस्पेक्टर मेधे को बतौर गवाह पेश कीजिए। ये इस वक्त मुमकिन नहीं। तो फिर अपना ऑब्जेक्शन वापस लीजिए। सरकारी वकील खामोश हो गया। सिल्वेरा फिर गवाह की ओर आकर्षित हुआ। तो आप बताइए कि आप लॉकर में कहाँ गए थे? एसएचओ के ऑफिस में। मिलने के लिए? नहीं, एसएचओ साहब तो ऑफिस में थे नहीं। मेरे को वहाँ बैठने को वेट करने को बोला गया। सब इंस्पेक्टर के साथ? नहीं, वो चला गया था, मैं अकेला था। तो क्या किया? कुछ नहीं, टाइम पास करता रहा। टेबल पर 2-3 फोटोग्राफ्स पड़े थे। मर्दाना, वो मैं देख रहा था। एक ही शख्स के? जी। किसके? क्या मालूम, उन पर कोई नाम तो नहीं लिखा था। वो फोटोग्राफ मेज़ पर क्यों पड़े थे? जी मुझे क्या पता। योर ऑनर, सरकारी वकील बोला, ये नाजायज़ सवाल है। यस, डिफेंस अटॉर्नी में प्लीज़ रिफ्रेज हिज क्वेश्चन। यस योर ऑनर, सिल्वेरा बोला और फिर गवाह की तरफ घूमा। तो क्या ये सच नहीं कि वो फोटोग्राफ्स उसी शख्स के थे, उसी कैदी के थे जिसको आप थोड़ी देर पहले ही लॉकअप में बंद देख कर आए थे? योर ऑनर, सरकारी वकील जैसे उछल कर खड़ा हुआ। और यूं आपके जहन में पहले ही पेबस करा दिया गया था कि आपने किसे पहचानना था? मेरे को फोटोग्राफ की बाबत किसी ने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि मिशन फोटोग्राफ्स में दर्ज सूरत का अक्स आपके जहन में बिठाना था और वो मिशन पूरा हो चुका था। अब शिनाख्ती परेड के दौरान आपके अनकॉन्शियस माइंड पर वो इमेज हावी रहता जो आपकी सोच को, आपके जजमेंट को कंडीशन करता। योर ऑनर, दिस इज हाईली इरेगुलर, सरकारी वकील ने पुरजोर लहजे से कहा। आई टू थिंक सो, मिस्टर डिफेंस अटॉर्नी। आई विल नॉट अलाउ दिस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग। आपने गवाह से एक्सीडेंट के बारे में कुछ और पूछना है तो पूछिए। यस योर ऑनर। तो मिस्टर सिल्वा, जिस कार ने बोलकर रोड पर एक्सीडेंट किया था वो वैगनआर थी? हाँ, सफ़ेद रंग की। जी, पक्की बात? हाँ। कार का नंबर देखा? हाँ, एक्सीडेंट के बाद देखा। एक ट्रक की हाई बीम में साफ दिखा। GA07 AM 1950। मुलजिम टूरिस्ट है, परदेश में, उसके पास ऐसी किसी कार का क्या मतलब? मतलब है योर ऑनर, जवाब सरकारी वकील ने दिया। ये एक स्थापित तथ्य है कि मुलजिम ने परसों प्रेगेंजा एंटरप्राइजेज में सेल्समैन की नौकरी कबूल की थी और इसी नौकरी के सिलसिले में उसे सफ़ेद वैगनार इस्तेमाल के लिए दी गई थी। मुलजिम टूरिस्ट बताया जा रहा है, उसका नौकरी से क्या मतलब? मजिस्ट्रेट तनिक हैरान हुआ। ये भी एक शक उपजाऊ बात है योर ऑनर। मैं भी कहता हूँ कि टूरिस्ट का नौकरी से क्या मतलब। ये तथ्य इस बात को इशारा करते हैं कि कत्ल एक नपी तुली पहले से तैयार की स्कीम के तहत हुआ। योर ऑनर, सिल्वेरा आवेश में से बोला, मे आई बी हर्ड ऑन दिस पॉइंट? क्या कहना चाहते हैं? पहले तो इस बात को खाते में लाया जाए कि किसी टूरिस्ट के कहीं कोई टेम्परेरी जॉब पकड़ लेने का कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा, ब्रेगेंजा एंटरप्राइजेस की मेरे क्लाइंट की वो अपॉइंटमेंट जिस दिन शुरू हुई थी उसी दिन ख़त्म हो गई थी, यानी कि चंद ही घंटों में मुलजिम ने उस नौकरी से रिज़ाइन कर दिया था। और ये बात अभी कोई अहम नहीं है कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी। वो नौकरी एक नपी तुली स्कीम के तहत थी। नौकरी छोड़ने पर जाहिर है कि कार की सुविधा भी उससे छीन ली गई।
फिर वो अपनी कथित नपी तुली स्कीम पर कैसे अमल करता? फिर ये बात भी गौरतलब है कि कार उसे बगैर ड्राइवर मिली थी। चंद घंटों की मुलाजमत में उसने एक मर्तबा भी कार को खुद हैंडल नहीं किया था। मजिस्ट्रेट ने सरकारी वकील की तरफ देखा। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ, सरकारी वकील इत्मीनान से बोला। सवाल ये है कि अगर मुलजिम को कार के साथ ड्राइवर मिला था तो क्या ड्राइवर उस पर थोपा गया था? नहीं, उसे सहूलियत के लिए मुहैया कराया गया था। अगर उसे ज़रूरत नहीं थी तो वो ड्राइवर से किनारा करना चाहता तो कर लेता। अगर ड्राइवर की सूरत में उसकी किसी हरकत का कोई गवाह ना होता तो क्या प्रॉब्लम थी? दूसरी बात का जवाब ये है कि हमें मालूम हुआ है कि कार मुलजिम को रेमंड हाउस पर नहीं सौंपी गई थी जहां बर्गेंजा एंटरप्राइजेस का ऑफिस है, बल्कि उसे वो जगह बताई गई थी जहां की कार खड़ी थी, जहां से कि वो उसे हासिल कर सकता था। अब डिफेंस अटॉर्नी साहब इस बात का जवाब दें, जहां से एम्प्लॉयमेंट में कार उठाई जा रही है वहां अनएम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं उठाई जा सकती? वो शख्स एक कत्ल की कोशिश कर रहा है, दूसरे कत्ल को कामयाबी से अंजाम दे सकता है, तो उसके लिए कार की चोरी करना तो मामूली बात हुई। वो वैगनार उसने चोरी चुपके हासिल की थी और इसका सबूत ये है कि उसने कार को क्लॉक टावर चौक के मोटर गैराज में ले जाकर उसकी हेडलाइट चेंज कराई ताकि पता ना चले कि वो कार एक्सीडेंट में शामिल थी। कार इस समय कहाँ है? सर, कार रिवर रोड के नॉर्थ एंड पर कोई वीरान कॉटेज बताया जाता है, उसके गैराज में है। पुलिस ने उसे कब्जे में लेने की कोई कार्रवाई नहीं की? गैराज लॉक्ड है। लॉट खुलवाने के लिए ब्रैगेंजा एंटरप्राइजेस का प्रोपराइटर फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्दी ही उस कार को कब्जे में ले लिया जाएगा और कोर्ट को खबर होगी। मजिस्ट्रेट ने पहली कतार में बैठे इंस्पेक्टर जोकम फर्नांडिस की तरफ देखा। इंस्पेक्टर हड़बड़ाया। उसने उठकर जल्दी जल्दी सहमति में सर हिलाया। डिफेंस अटॉर्नी ने इस गवाह से कुछ और पूछना है? नो योर ऑनर। गवाह को कटघरा छोड़ देने का हुक्म हुआ। सरकारी वकील ने आगे इस टोनी पचेरो को बुलाया। चेहरे पर दृष्ट मुस्कुराहट लिए टोनी पचेरो कटघरे में पेश हुआ। उसने अपना नाम बोला, शपथ ग्रहण की और फिर सरकारी वकील के प्रोत्साहन पर उछल उछल कर बयान किया कि कैसे वो समझता था कि आदर्श में गोली मुलजिम ने चलाई थी। हियर विटनेस। अपनी संतुष्टि छुपाता सरकारी वकील बोला, क्या काम करते हो? सिल्वेरा ने सवाल किया। मैं ब्रैगेंजा एंटरप्राइजेज में मुलाजिम हूँ। क्या मुलाजमत है? जनरल हैंडीमैन। तुमने मुलजिम को गोली चलाते देखा था? देखा नहीं था, लेकिन क्या लेकिन? पूरी बात करो। लेकिन पक्का इसी ने गोली चलाई है। जहाँ से गोली चली साफ जान पड़ती थी ये वहीं खड़ा था। इसके दाएं हाथ का एक्शन फायर करने जैसा था। लेकिन तुमने हाथ में गन तो नहीं देखी? मैंने उस दिशा में देखा था जिधर से गोली चली थी। मेन डोर की तरफ देखा था और यहाँ पे ये भी था। लेकिन वहाँ पे तो एक सिख भी था। मैंने नहीं देखा, मेरा ध्यान इसकी तरफ गया। अच्छा, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि इसके हाथ में तो कुछ था नहीं? मेरी तवज्जो इस बात की तरफ नहीं गई, लेकिन हो सकता है तब गन को मुलजिम ने जेब में रख लिया हो या इसकी मुट्ठी में हो। कभी गन हैंडल की है? नहीं। देखी है? हाँ, फिल्मों में देखी है। तो फिर उसकी जनरल अपीयरेंस से, साइज से तो वाकिफ़ होंगे। इस हकीकत से क्यों वाकिफ़ नहीं कि गन मुट्ठी में नहीं आ सकती? गवाह हड़बड़ाया। गोली चलने से ऐन पहले अगर तुम्हारी मुलजिम पर निगाह पड़ी होती तो उसके हाथ में थमी गन तुम्हारे नोटिस में ज़रूर आई होती। पहले जब मेरी कैजुअल मेन डोर की तरफ निगाह उठी थी तो मेरी तवज्जो खास करके उसके हाथ की तरफ नहीं गई थी। तो तुमने मुलजिम के हाथ में गन नहीं देखी, गन वाला हाथ उठाते नहीं देखा, गोली चलाते नहीं देखा, लेकिन तुमको ये इस बात का पक्का यकीन है कि गोली मुलजिम ने चलाई। ऐसा क्यों? देखिए, बात यूं है कि ये आदमी रेस्टोरेंट के भीतर कदम रखता है। एक उड़ती निगाह मेरी डोर की तरफ चली और मैंने हटा ली निगाह, क्योंकि मेरे साथ मेरा फ्रेंड था, मैं उससे बातें कर रहा था, तो मैं अपनी तवज्जो अपने फ्रेंड पे देता या आते जाते लोगों पर देता। हाँ, ठीक, आगे। अभी मेन डोर की तरफ से मेरी निगाह हटी और गोली चली। अब भाई, मुझे तो गोली उधर से चली दिखी। पहले मेन डोर खाली था, अब ये खड़ा था, हाथ में गन थी नहीं थी इसने जेब में डाल ली।
मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो गोली मुलजिम ने चलाई। ये महज तुम्हारी कल्पना की उड़ान है। हकीकतन तुम खुद कबूल करते हो कि ना तुमने गन देखी ना गोली चलती देखी, और जवाब हाँ या ना में दो। मैं कुछ नहीं जानता। गवाह झुंझला गया। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, यही तुम्हारी हकीकत है, तुम कुछ नहीं जानते। ऑब्जेक्शन, सरकारी वकील बोला। मिस्टर सिल्वेरा गवाह को जबान देने की कोशिश कर रहे हैं। सस्टेन्ड। भाई, जो मैंने देखा, जो समझा, वही मैंने बोला। इसमें कल्पना की क्या बात हो गई? सिल्वेरा ने आगे टोनी पचेरो से पूछा कि वो आदर्श में आने से पहले कहाँ था। उसने बताया कि वो 10 बजे वहाँ पहुँचा था और उससे पहले वो पास के एक बार में अपने दोस्त के साथ था, जहाँ पे उसने 2-2.5 घंटे बैठकर ड्रिंक किया। उसने बताया कि उसने विस्की पी और उसके बाद कुछ खाने के लिए आदर्श में आया। तो इतनी विस्की पी चुकने के बाद तुम होश में कहाँ रहे? योर ऑनर, सरकारी वकील ने बीच में बोला। डिफेंस का जोर इस बात पर जान पड़ता है कि फायरिंग के वक्त गवाह टोन था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं इस बात को स्थापित करने के लिए इंस्पेक्टर को गवाह के कटघरे में खड़ा कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि गवाही के समय गवाह पूरे होशो-हवास पर था, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं करना चाहता कि कोर्ट की कार्रवाई लंबी खिंच जाएगी। हाँ, कोर्ट का भी यही ख्याल है, मजिस्ट्रेट बोला। सिल्वेरा आवेश में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफेंस से गवाह की विश्वसनीयता पर उंगली उठाने का अधिकार छीना जा रहा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग का अधिकार छीना जा रहा है। डिफेंस अगर इस गवाह को अपने पास उपलब्ध किन्हीं सबूतों के आधार पर झूठा करार देना चाहता है, तो डिफेंस ऐसा सेशन कोर्ट में कर सकता है। डिफेंस हर बात की ग्राफिक डिटेल में जाने का अवसर सेशन में हासिल करे। यहाँ इस लोअर कोर्ट में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस में आपसी विश्वास की भी ज़रूरत है। सरकारी वकील अगर कहते हैं कि बाजरिया इंस्पेक्टर जोकस फर्नांडीज वो साबित कर सकते हैं कि वारदात के वक्त गवाह पूरे होशो हवास में था, तो सरकारी वकील पर, पुलिस पर आपको एतबार लाना चाहिए और कोर्ट के वक्त की बर्बादी से परहेज करना चाहिए। वक्त कोर्ट की बर्बादी का नहीं है। मेरा सवाल है कि इस तरह से मुलजिम के संवैधानिक अधिकार इम्पॉर्टेंट नहीं है जिनका हनन होता है, केवल कोर्ट का वक्त ही इम्पॉर्टेंट है। डिफेंस क्या समझता है? इस कोर्ट में सुनवाई ठीक से नहीं होगी या इंसाफ नहीं होगा? सर, ऐसा कुछ नहीं है। डिफेंस ने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं बस इस बात को हाईलाइट में लाना चाहता हूँ कि गवाह ड्रिंकिंग मैन है। 2-2.5 घंटे वो पास के एक बार में शराब पीने के बाद और गप्पे लड़ाने के बाद जब वो इधर खाना खाने के लिए आया और उसी समय फायरिंग हुई, तो क्या इतना लंबा ड्रिंक करने के बाद वो नशे की हालत में नहीं पहुंच गया होगा? सिल्वेरा ने सरकारी वकील की तरफ देखा। कोई प्रतिवाद नहीं हुआ तो वो आगे बढ़ा। योर ऑनर, गवाह उस घड़ी, उस नाजुक घड़ी नशे में था या नहीं, ये स्थापित करने के लिए डिफेंस को जानने का अधिकार है कि वो कौन सी विस्की पी रहा था। उसने 2.5 घंटे के वक्फे में उस विस्की के कितने पैक पिए थे। ये जानकारी हासिल हो जाने के बाद ये समझना आसान होगा कि गवाह तब नशे में था या नहीं था। कोर्ट हैज़ ऑलरेडी रूल्ड ऑन दिस पॉइंट। सिल्वेरा ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई और धम से अपनी कुर्सी पर बैठा। साला हर कोई ब्रेगेंजा के कब्जे में है, ये मजिस्ट्रेट भी। जीत सिंह ने चिंतित भाव से सहमति में सर हिलाया। मजिस्ट्रेट उस वक्त अपने नायब से कोई मशवरा कर रहा था। जीत सिंह ने अपने पीछे निगाह दौड़ाई तो वो डॉल्सी परेरा की संजीदा सूरत पर ठिठकी। डॉल्सी ने आंखों ही आंखों में उसे आश्वासन दिया, लेकिन उसकी सूरत बता रही थी कि इस केस की बाबत वो खुद भी आश्वस्त नहीं थी। उसके पीछे वाली कतार में उसने लारा को बैठे देखा, जिसकी सूरत पर वैसी ही मायूसी और नाउमीदी की छाप थी कि तभी एकाएक उसकी निगाह एक अन्य धूर्त चेहरे पर ठिठकी। अब्राहम, टोनी का जोड़ीदार। उसके खिलाफ टोनी जैसा ही गवाह पिछली कतार में बैठा था और शायद कोर्ट में उसकी फजीयत से खुश हो रहा था। अगला गवाह आदर्श का मैनेजर आशीष पाटिल था। ये जी सिंह सिल्वेरा की ओर झुका और जल्दी से बोला, वारदात के वक्त के आसपास ये तो आदर्श में था ही नहीं। था नहीं या होता ही नहीं? मेरे ख्याल से परसों नहीं था। आखिर मैनेजर है, रश आवर्स में कैसे नहीं होगा? लेकिन परसों नहीं था। हाँ, वारदात से बहुत पहले, 2-2.5 घंटे पहले ये वहाँ से चला गया था।
इसने खुद मेरे को बोला था कि ज़रूरी काम पड़ गया था, इसलिए छुट्टी करके जा रहा है। वारदात के बाद लौट आया था। अच्छा, अभी चुप करो, मजिस्ट्रेट देख रहा है। जीत सिंह खामोश हो गया। सरकारी वकील ने नए गवाह से उसके नाम वगैरह रूटीन सवाल पूछे। आप मुलजिम से वाकिफ़ हैं? हाँ, हाल ही में मैंने इनसे मेरी वाकफियत हुई है। परसों सुबह के आसपास। परसों सुबह 11 बजे रेस्टोरेंट खुलते ही रेस्टोरेंट में आया था और आकर बॉस को पूछा था। बॉस यानी कि रेस्टोरेंट का आदर्श का प्रोपराइटर विष्णु कामले, जो गंभीर हालत में या हॉस्पिटल में पड़ा है। जी हाँ। फिर? बस बॉस इससे मिला तब इसने बॉस को बड़ी अजीब और अनोखी सी बात बोली। इसने बोला कि बॉस का छोटा भाई मकतूल हेमंत कामले रोड कंस्ट्रक्शन के सरकारी महकमे में इंजीनियर है। इसने बोला कि विष्णु जी उसको समझाएं कि वो पंगे से बाज है, काबू में रहे, कंट्रोल में रहे, वरना पछताएगा।